और 83(1) जब आप पढ़ेंगे तो ऐसे मैं अगर इसको बनाऊं, यहां लिखूं उपधारा 1 और यहां लिखूं उपधारा 1 परांतुक, तो मैं ये कह सकता हूं कि उपधारा 1 में उद्घोषणा के पश्चात आदेश दिया जाता है कुर्की का। लेकिन परांतुक में कुछ बातों का समाधान होने पर उद्घोषणा के आदेश के साथ कुर्की का आदेश दिया जाता है। ये सबसे पहली बात हमको ध्यान में रखना है। पढ़िए, अब पढ़िए। अगर वो हाजिर नहीं होता है तो उद्घोषणा के बाद कुर्की का आदेश दिया जाएगा। लेकिन अगर उद्घोषणा जारी करते समय ही न्यायालय को यह विश्वास दिला दिया जाता है, या तो एफिडेविट के द्वारा या किसी अन्य प्रकार से, कि वह व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी को हटा लेगा या हटाने ही वाला है, तब वो अटैचमेंट का आदेश दे सकता है। और इस संबंध में जंगम और स्थावर दोनों ही संपत्तियों की कुर्की हो सकती है। तो धारा 83(1) में कुर्की का आदेश दिया गया हो, कुर्की का आदेश मैं रेड में मार्क कर देता हूं ताकि हमारे सामने सीक्वेंशियल फॉर्म में ये बना रहे। देखिए यहां लिख देता हूं ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। कुर्की का आदेश, तिरासी के प्रोवाइजो में यह कहा गया है कि अगर मान लीजिए न्यायालय को यह विश्वास दिलाया जाता है, एक तो यह विश्वास दिलाया गया कि ये नहीं आएंगे, भाग गए पता नहीं, और यह भी विश्वास दिला दिया जाता है कि ये अपना प्रॉपर्टी बेचने वाले हैं, तब वो उद्घोषणा के साथ साथ कुर्की का भी आदेश दे देती है। सिर्फ नाम है उद्घोषणा, संपत्ति बेचने वाले या हटाने वाले हैं न्यायालय के अधिकार तक बाहर, कुर्की। अच्छा, अब अगली बात देखिए। धारा 83(3) और 4। धारा 83(3) में जंगम संपत्ति की कुर्की है। संपत्ति की कुर्की का तरीका, यानी कैसे कुर्क की जाएगी, और उपधारा 4 में स्थावर संपत्ति की कुर्की का तरीका है। और इसी संबंध में उपधारा 6 भी लिख लेंगे तो यहां रिसीवर के संबंध में रूल बताया गया है कि जो यहां रिसीवर अपॉइंट होगा वो उन्हीं नियमों के तहत अपॉइंट होगा जो कि सीपीसी ऑर्डर 40 में होता, और वही दायित्व और शक्तियां होंगी। और मुख्य रूप से अगर आप देखेंगे तो देखिए, चूंकि यहां जंगम संपत्ति है तो उसको अभिग्रहित करते हैं, सीज कर देते हैं, और स्थावर संपत्ति है जब तो उसका कब्जा लेते हैं। रिसीवर दोनों में है, रिसीवर का पॉइंट दोनों में है। जंगम संपत्ति को
डिलीवर करने के आदेश को रोक देते हैं कि आप इसको किसी को दे नहीं पाएंगे। और स्थावर संपत्ति कोई भी लाभ है, किराया है या अन्य कोई बेनिफिट है, उसको रोकने के आदेश के द्वारा किया जाता है। ये सामान्य बात है बिल्कुल। तो यहां पर हम लिख सकते हैं, जैसे यहां कुर्की का आदेश हमने लिखा था 43, 3, 4 और 6 में हम लिख सकते हैं कुर्की का तरीका, यानी कुर्की कैसे की जाएगी। यहां तक कोई दिक्कत आपको? पहले 2 प्रोविजन और पढ़ लें, फिर पूरा धारा 83 एक बार सोचा जाए। अच्छा, अब देखिए धारा 83(2) और इसमें देखिए है कुर्की का प्राधिकार, यानी कब किसी व्यक्ति को या न्यायालय को या अन्य ऑफिसर को ये अथॉरिटी मिल जाएगी कि वो कुर्क करे संपत्ति। तो अगर उसी जिले में है संपत्ति, उसी जिले में संपत्ति है जिस जिले के मजिस्ट्रेट ने आदेश दिया है, तो जैसे ही सेक्शन 83(1) का आदेश आता है, किसी भी ऑफिसर के लिए ये अथॉरिटी उसे मिल जाती है कि वो अभियुक्त की संपत्ति की कुर्की करे। लेकिन किसी अन्य जिले के लिए अगर उस संपत्ति है तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट द्वारा इंडोर्स करना होगा। और ये पीटी में कई बार पूछा गया। तो इस बिंदु में देखिए, ये जो बिंदु आपके समक्ष लिखा है, इसमें हम लिख सकते हैं उसी तरह रेट से कुर्की का प्राधिकार, यानी कब किसी व्यक्ति के पास अभियुक्त की संपत्ति को कुर्क करने की अथॉरिटी हो जाएगी। और आपको ध्यान रखना है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वाली बात। इनफैक्ट इस सेक्शन में सबसे महत्वपूर्ण बात है कि एफिडेविट से समाधान होने पर साथ ही साथ कुर्क करेगा। और दूसरी बात यह कि अगर किसी अन्य जिले में कुर्क की जाना है संपत्ति, तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट द्वारा इंडोर्समेंट आवश्यक है। और अब अंतिम बात, धारा 83(5) और इसमें देखिए कुर्क संपत्ति का विक्रय किया जा सकता है। कब विक्रय किया जा सकता है? जब या तो वो जीवधन हो या विनिश्वर प्रकृति का हो। अभी बताते हैं। पहले पूरा लॉ समझा जाए, तब लॉजिक पे जाया जाए कि क्यों है ऐसा, व्हाई इट इज सो। और यहां पर देखिए 83(5) में हम लिख सकते हैं विक्रय। और अब आइए फिर से रिवाइज कर लेते हैं पूरे लॉ को। 83(1) सबसे इंपॉर्टेंट बात 83 में 2 है। एक ये वाली कि उद्घोषणा के हमेशा पश्चात कुर्की का आदेश दिया जाएगा, हमेशा। और दूसरा, अगर उद्घोषणा का आदेश देते समय ही न्यायालय को विश्वास दिला दिया जाए कि संपत्ति का विक्रय कर रहा है या संपत्ति को हटा रहा है, तब उसके साथ ही आदेश दिया जा सकता है कि प्रॉपर्टी कुर्क कर लिया जाए।
पहला उपधारा में पीयूष और अन्य सभी लोग ये ध्यान देंगे कि हम लोग किस तरीके से धारा को बाइफरकेट कर रहे हैं और मैं कौन सा प्रोविजन कह रहा हूं कि ये इंपॉर्टेंट है। धारा 83, 4, 5, 6 मोड या मैनर ऑफ अटैचमेंट, जंगम संपत्ति का, स्थावर संपत्ति का। जंगम संपत्ति या तो सीज करके की जाएगी या रिसीवर अपॉइंट करके किया जाएगा या डिलीवरी का आदेश प्रतिषेध कर दिया जाएगा कि आप किसी को डिलीवर नहीं करेंगे। जंगम संपत्ति की कुर्की का आदेश या तो उसका पजेशन लिया जाएगा या उसके लाभों को देने से रोकने का आदेश दिया जाएगा और या फिर रिसीवर अपॉइंट किया जाएगा। इसी क्रम में उपधारा 6 ये कहती है कि जो रिसीवर अपॉइंट होगा उसकी ड्यूटीज, लायबिलिटीज इत्यादि वही होंगे जो कि सीपीसी में होते हैं। धारा 83(2) देखिए कुर्की की अथॉरिटी की बात करता है। अगर उसी जिले में संपत्ति है जिस जिले में मजिस्ट्रेट का आदेश है, तब जैसे ही आदेश आएगा ये अधिकारी के पास, पुलिस ऑफिसर के पास या अन्य किसी लोक सेवक के लिए एथोराइजेशन होगा कि आप कुर्क कर सकते हैं। लेकिन किसी अन्य जिले में अगर कुर्की की जानी है, संपत्ति स्थित है किसी अन्य जिले में, तो जब तक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट द्वारा एंडोर्समेंट नहीं होगा तब तक वो अथॉरिटी नहीं मिलेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। पृष्ठांकन यहां पर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एचजीएस मेंस, राजस्थान मेंस इत्यादि के लिए। और आपको याद होगा वारंट में भी इसी तरीके से 79 में वो एंडोर्समेंट कराता था एसएचओ और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट से। रटा होना चाहिए एकदम। और अब अंतिम बात सिंपल तरीके से देख लीजिए। विक्रय, धारा 83(5) कुर्क संपत्ति के विक्रय का आदेश दे सकता है। जीव स्टॉक हो, जीवधन हो, गाय हो या कोई जानवर हो या ऐसी प्रॉपर्टी हो जो खराब हो सकती हो, खाने पीने का सामान हो इत्यादि इत्यादि। ये है पूरा धारा 83। धारा 82 उद्घोषणा कब करेगा, कैसे करेगा, प्रकाशन कैसे होगा, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर कौन होगा। 82 उद्घोषणा हो गई। अब कुर्की, कुर्की कब होगी बाद में, कुर्की कब होगी साथ साथ। कुर्की किस संपत्ति की होगी, जंगम स्थावर। कुर्की कैसे होगी, बाहर जिले में है संपत्ति तब क्या करना होगा और क्या विक्रय का उसको राइट है। कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। एकदम ध्यान से चलना है, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। ठीक है। अच्छा, अब देखिए, रिसीवर कोई भी हो सकता है। रिसीवर कोई भी हो सकता है। देखिए, अटैचमेंट में उतना डिटेल अब एक सिंपल तरीके से समझना है। देखिए, यहां कुर्की का तरीका बता दिया गया है। प्रश्न पूछा है लक्षिता ने कि ऑर्डर 21 लागू होगा कुर्की के संबंध में कि नहीं। कुर्की का तरीका बता दिया गया। आगे 84, 85, अरे 86, 85, 86 पढ़ेंगे और चीज उसमें बता दी जाएगी। वहां जाने की जरूरत नहीं है, यहीं पर सारा क्लियर है। रिसीवर के अपॉइंटमेंट के लिए उन्होंने कहा है कि आप सीपीसी देख लीजिएगा, वहां देख लेंगे। अब देखिए,
जो मैं आपको बता रहा था, जब हम कुर्की पढ़ रहे हैं तब हम उससे संबंधित सारी बातें जो हो सकती हैं वो धारा 83 में पढ़ रहे हैं यहां पर। इसके पहले जब हमने उद्घोषणा पढ़ा तो उससे संबंधित सारी बातें हमने पढ़ा 82 में। ठीक इसी प्रकार से अब हम लोग अगला बिंदु पढ़ेंगे, जो कि देखिए कुर्की के बारे में आपत्ति और दावा। कुर्की के बारे में आपत्ति और दावा, ये है। अब चलते हैं। अब एक एक जिस तरह से हमने बाइफरकेट किया है उस तरीके से चलते हैं, और यहां पर मैं लिख देता हूं धारा 84, और आप लोग पढ़िए, फिर मैं उसका पॉइंट बनाता हूं। पढ़िए जरा। देखिए पहला पॉइंट हमने बनाया, यदि संपत्ति उसी जिले में स्थित है तब आपत्ति के नियम क्या होंगे। ब्रैकेट में हम यहां लिख रहे हैं धारा 84 1, 2 और 3, पैरा 1। अब देखते हैं कि क्या क्या है, कैसे आपत्ति की जा सकती है। पहला, कुर्की तारीख से 6 माह के भीतर आपत्ति करेंगे। ये टाइम पीरियड प्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, कौन करेगा? उद्घोषित व्यक्ति से भिन्न व्यक्ति, वो नहीं कर सकता, उससे भिन्न व्यक्ति कोई करेगा। तीसरा, किस आधार पर करेगा? कि उस व्यक्ति का भी संपत्ति में हित है, और चूंकि उसका हित है इसलिए धारा 83 के अधीन उसकी कुर्की नहीं की जा सकती। अगर ऐसा किया जाता है तब जांच की जाएगी। जांच कौन करेगा? उपधारा 3 में लिखा गया है, उसी न्यायालय द्वारा जिसमें वो आपत्ति की गई है। उपधारा 3। और पांचवी बात, अगर जांच से संतुष्ट हो जाता है तो या तो आपत्ति को मंजूर कर देगा या तो मना कर देगा।
फिर से रिवाइज करते हैं। यदि संपत्ति उसी जिले में स्थित है तब आपत्ति के नियम क्या होंगे। नीचे हमने नियम के सबसेक्शंस लिखे हैं 1, 2, 3 पैरा 1। पहला, 6 माह के भीतर करना होगा। दूसरा, उद्घोषित व्यक्ति से भिन्न व्यक्ति करेगा। तीसरा, संपत्ति में उसका भी हित है, इस आधार पर कुर्की नहीं की जा सकती, इसलिए करेगा। जब ये आपत्ति हो जाएगी तब जांच करेगा न्यायालय। कौन सा न्यायालय जांच करेगा? वही न्यायालय जिसमें आपत्ति की गई है। या तो चाहे तो मंजूर करे या नामंजूर करे, चाहे पूर्ण रूप से चाहे भागिक रूप से। ये तो पहला रूल था, यानी जब उसी जिले में स्थित है। अब दूसरा रूल बनाते हैं, दूसरा बिंदु बनाते हैं। जब संपत्ति अन्य जिले में स्थित है, तो पहला बिंदु तो बनेगा धारा 84(1) का, यानी 6 माह के भीतर हित वाली व्यक्ति, सारी बातें। दूसरी बात जो है, सिर्फ कोर्ट बदल जाएगा। प्री के लिए ध्यान में रखना है, अगर अन्य जिले में स्थित है तो सीजेएम कोर्ट के द्वारा आवेदन किया जाएगा में कि आप कुर्क नहीं कर सकते हैं। और तीसरी बात जो है, जांच जो करेगा तो या तो सीजेएम स्वयं करेगा या किसी अन्य मजिस्ट्रेट को सौंप देगा जो उसके अधीनस्थ हो जांच करने के लिए। उपधारा 3 प्रोवाइजो। बस अंतर सिर्फ यही होता है कि यहां सीजीएम कोर्ट में चला जाता है मामला, और उसी जिले में है तो। और तीसरा बिंदु अभी मैं रिवाइज भी कर दूंगा। दावे के लिए वाद। पहला, नामंजूरी आदेश के 1 वर्ष के भीतर, विद इन 1 ईयर। और दूसरा, सिविल सूट फाइल करेगा। वाद संस्थित करने का उसे अधिकार है कि सिविल सूट फाइल करे और जा करके अपना टाइटल प्रूफ करे और उस संपत्ति को अपने कब्जे में ले ले। आप जानते हैं कि अपना टाइटल प्रूफ करके संपत्ति का कब्जा प्राप्त करने का लॉ हमको मालूम है, हमने उसे पढ़ा है। ये है, देखिए, धारा 84। कुर्की के बारे में आपत्ति और दावा। यदि उसी जिले में है, देखिए ये सबसेक्शंस हैं, और कुर्की जिले से 6 माह के भीतर की जाएगी। आपत्ति के संबंध में आवेदन उद्घोषित व्यक्ति से भिन्न होना चाहिए। संपत्ति में हित है इसलिए कुर्की नहीं की जा सकती, ये आधार होगा। जांच उसी न्यायालय द्वारा की जाएगी। उपधारा 3 पैरा 1। नामंजूर या मंजूर किया जा सकता है पूर्णतया या भागता। अगर अन्य जिले में स्थित है तब धारा 84(1) के सारे नियम लागू होंगे, लेकिन सीजीएम के द्वारा सीजीएम की कोर्ट में आवेदन किया जाएगा, और ये आवेदन उस जिले में किया जाएगा जिस जिले में संपत्ति की कुर्की की गई है, यानी जहां पर भी है वहां पर। और जांच भी वही सीजीएम करेगा या अन्य मजिस्ट्रेट को सौंप सकता है। 3 प्रोवाइजो। नामंजूरी आदेश से 1 वर्ष के भीतर वाद संस्थित किया जा सकता है। अब फिर से देखिए, रिवाइज करिए। 82 उद्घोषणा, प्रकाशन, उद्घोषित अपराधी घोषित करना, तीनों लॉ। 83 कुर्की,
कुर्की का आदेश बाद में, समाधान होने पर एफिडेविट से अन्यथा साथ ही साथ, जंगम स्थावर दोनों कुर्की। कैसे होगी? तरीका, रिसीवर सीपीसी। किसी अन्य जिले में कुर्क कराना है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इंडोर्स करेगा। तीसरा नियम, दावा कर सकते हैं कि नहीं? कर सकते हैं। क्या टाइम पीरियड है? 6 महीने के भीतर। कौन करेगा? उससे भिन्न। किस लिए करेगा? मेरा भी इंटरेस्ट है। अगली बात, इसी क्रम में नामंजूर या मंजूर हो सकता है। जांच कौन करेगा? वही कोर्ट। दूसरे जिले में अगर कुर्की की गई है, सीजीएम करेगा। कहां सीजीएम? वहीं का सीजीएम जहां कुर्क की गई है। कौन जांच करेगा? सीजीएम या किसी अन्य मजिस्ट्रेट को जिसको दे सकता है। अगली बात, जो अगला इसमें है, नामंजूर हो गया, सूट फाइल कर सकते हैं। दिमाग में एकदम बैठा लीजिए, एकदम दिमाग सेट होना चाहिए। और तीनों टाइम पीरियड, 6 महीना वाला, 1 साल वाला, और वहां पर 30 दिन जो उद्घोषणा के लिए करता है, प्रीति के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कुर्क करने के लिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इंडोर्समेंट करता है, 83 में इंपॉर्टेंट है। और वही कुर्क जो करता है उसके लिए जांच और आवेदन का निस्तारण सीजीएम कोर्ट करती है, यह भी इंपॉर्टेंट है। पहले वाले में एप्लीकेशन कहां देगा? देखिए मैंने लिखा है, निकिता ध्यान से, ये देखो लिखा है, देखो ये देखो, उसी न्यायालय में आवेदन भी होगा और वहीं जांच भी होगी। किस न्यायालय में? जिसने कुर्क किया है। कौन न्यायालय कुर्क करेगा? जो वारंट जारी करेगा। कौन न्यायालय कुर्क करेगा? जो उद्घोषणा करेगा। कौन न्यायालय उद्घोषणा करेगा? जो वारंट जारी करेगा। दावा तब करते हैं और क्लेम करते हैं आपत्ति जब होती है। दावा जब करते हैं जब टाइटल एस्टेब्लिश कराते हैं। और अब अंतिम बिंदु, इसी क्रम में देख लीजिए, धारा 85। देखिए, वारंट जारी किया गया, व्यक्ति नहीं आया, उद्घोषित हो गया। उद्घोषणा से भी समस्या उत्पन्न हुई, कोर्ट से कहा गया संपत्ति सब हटा लेगा, उसको मजबूर ही नहीं कर पाएंगे, कुर्की करा दिया। कुर्क हो गई संपत्ति। कुर्क करने का मतलब होता है कि न्यायालय के नियंत्रण में रहेगी संपत्ति। अब आप ना बेच सकते हैं, ना यूज कर सकते हैं, कुछ नहीं। कुर्क हो गई संपत्ति, कोई अन्य व्यक्ति क्लेम कर सकता है, ऑब्जेक्शन रेज कर सकता है। कोर्ट उसको ऑब्जेक्शन को सुनेगी, इंक्वायरी करेगी, डिसाइड करेगी। अगर उसके फेवर में डिसाइड नहीं होता है तो विद इन 1 ईयर सूट फाइल करे, सिविल सूट फाइल करे, कब्जा ले ले। धारा 82 का पूरा लॉ किस पर केंद्रित है? उद्घोषणा। 83 का कुर्की, 84 का दावा और आपत्ति, और अब 85 का देखिए, जो संपत्ति कुर्क की गई है उसे मुक्त कर देना, यानी डिस्चार्ज कर देना, कुर्की से हटा देना या विक्रय कर देना। बयासी उद्घोषणा, 83 कुर्की, 84 दावा आपत्ति, 85 निर्मुक्ति या विक्रय। हां, जिले में सीजीएम करेगा, अन्य जिले में। अब आइए पॉइंट बनाते हैं। पहले आप धारा 85 आराम से पढ़िए, तब मैं आपका पॉइंट बना देता हूं।
ध्यान से धारा 85 पढ़ लीजिए। अभी 3 पार्ट में बांट देंगे, उपधारा 1, उपधारा 2, उपधारा 3, एकदम क्रिस्टल क्लियर। अगर आप चाहें तो आप परीक्षा पत्र में, अपने प्रश्न पत्र में जब आप उत्तर लिखें तो आप सब सेक्शन तक कोट कर सकते हैं। यू कैन कोट सब सेक्शन। देखिए, पॉइंट बनाते हैं। पहला बिंदु, संपत्ति को निर्मुक्त करना। निर्मुक्त करने का मतलब छोड़ देना, कुर्की से मुक्त कर देना, करना। धारा 85(1) कब निर्मुक्त करेगा? उद्घोषणा में विनिर्दिष्ट समय के भीतर हाजिर हो जाने पर। उद्घोषणा में जो समय बताया गया था, अगर उसमें वो आ गया, मुक्त कर देगा, कोई दिक्कत ही नहीं, चूंकि आ गया, हाजिर हो गया। इसका मतलब वारंट का निष्पादन पॉसिबल है, वो न्यायालय में हाजिर हो चुका है, न्यायालय में आएगा। रिलीज ऑफ प्रॉपर्टी कब? जब वो अपीयर हो जाता है, पहली बात। अब उपधारा 2 पढ़िए, देखिए सेल है। ये पहला बिंदु बना, दूसरा बिंदु बनाते हैं। हमने दूसरा बिंदु बनाया है, हाजिर ना होने पर परिणाम, और उसके 2 परिणाम हैं। ए, 6 माह के पश्चात विक्रय। एक ये, और बी, यदि शीघ्रतया क्षयशील है, ऐसी कोई संपत्ति है जो तुरंत खराब हो सकती है, नष्ट हो सकती है, तो पहले भी किया जा सकता है। ये उपधारा 2 है। विक्रय की 2 परिस्थितियां हैं, नॉर्मल या सामान्य नियम है, जनरल रूल है, 6 माह के बाद सेल कर देंगे। अगर जल्दी से खराब हो सकती है, नष्ट हो सकती है, तो पहले भी सेल कर सकते हैं। लेकिन इसी में मान लीजिए अगर दावा या आपत्ति कर दिया गया, सूट फाइल हो गया है, तब विक्रय नहीं होगा, तब विक्रय रुका रहेगा। चाहे तो तीसरा बिंदु बना सकते हैं, विक्रय दावा और आपत्ति के निस्तारण के अधीन होगा। आपत्ति, दावा या आपत्ति के निस्तारण के अधीन होगा। अब तीसरा, वापस करना।
तीसरा पॉइंट बनाएंगे, संपत्ति या विक्रय के आगम, विक्रय के आगम का मतलब है जो विक्रय से मिला है, की वापसी। धारा 85(3) ये कह रहा है, पहला बिंदु, अगर कुर्की तिथि से 2 वर्ष के भीतर या तो हाजिर हो जाता है या पकड़ लिया जाता है। निस्तारण का मतलब निर्णय कर देना। अवनीश, अगर किसी हिंदी ना समझ में आए तो उसका इंग्लिश देखा करो। पकड़कर लाया जाता है। दूसरा, समाधान करता है न्यायालय का कि हम भागे नहीं थे, या अगर हम भागे थे तो उसका कोई उचित कारण था। अगर यह समाधान हो जाता है और संपत्ति का विक्रय नहीं हुआ है तो संपत्ति की वापसी, या अगर विक्रय हो गया है तो जो शेष है, शेष की वापसी विक्रय होने पर। यह है पूरा लॉ। अगर कुछ संपत्ति बेची गई है, बाकी है, तो वो संपत्ति जो बची है वो, और जो शुद्ध आगम है वो, मतलब जैसी भी स्थिति हो, ये किया जाएगा। अब आप सोच लीजिए, धारा 85, 84, 83, 82, एकदम आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। देयर इज नो कंफ्यूजन एट ऑल। एकदम कनेक्टेड है। अगर हम चाहें, इफ वी डिजायर, देखिए, वारंट इशू किया गया धारा 204 में, निष्पादन नहीं हो पाया 70 से 81 के बीच, उद्घोषणा की गई, धारा 82 में, उद्घोषणा के साथ साथ समाधान हो गया, या उद्घोषणा के बाद भी वो नहीं आया तो संपत्ति की कुर्की की गई 83 में। जब कुर्की की गई तब किसी अन्य व्यक्ति ने यह कहा कि यह कुर्की तो की ही नहीं जा सकती, क्योंकि उसमें मेरा भी हित है, चाहे उसकी पत्नी है, चाहे भाई है, चाहे पुत्र है, चाहे पुत्री है, चाहे पिता है, चाहे कोई अन्य व्यक्ति है। तब उस आपत्ति और दावे के संदर्भ में जो व्यवस्था है वो धारा 84 में है। हाजिर हो गया जो विनिर्दिष्ट समय है, संपत्ति फिर से कुर्क जो की गई है उसे वापस कर दी जाएगी धारा 85(1) में। हाजिर नहीं हुआ, विक्रय कर दिया जाएगा 6 माह या पहले। कहां लिखा है? 85(2) में।
2 वर्ष के भीतर आ गया या लाया गया, समाधान कर दिया, संपत्ति की वापसी की जाएगी, या जो बेच दी गई है उस धन की वापसी की जाएगा 85(3) में। देख लीजिए, you have all the relation with section and subsection in this regard. कोई भी दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। 84 का पहला खंड, 84 का दूसरा खंड सीजेएम वाला, 84 का तीसरा खंड जांच वाला, 84 का चौथा खंड सूट वाला, 85 का पहला खंड निर्मुक्ति, दूसरा विक्रय, तीसरा वापसी। इसी तरह 82 में 83 में चले जाएंगे उद्घोषणा, कुर्की, फिर कुर्की का तरीका, फिर रिसीवर, फिर विक्रय। इसके पहले 82 में चले जाएंगे उद्घोषणा वाले में उद्घोषणा की परिस्थिति, प्रकाशन, उद्घोषित अपराधी और उपधारा 5 में लागू होना। पॉइंट बना लेना है, समय सीमा याद रखना है, कनेक्शन याद रखना है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ये पूरा एरिया छुटपुट बातों को छोड़कर प्री के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे 82 की परिस्थिति, उद्घोषणा कब होगा, कुर्की कब की जाएगी, कुर्की की गई संपत्ति की बारे में दावा या आपत्ति की जा सकती है या नहीं, इत्यादि इत्यादि बातें। अब 2 प्रश्न मुझसे पूछे गए हैं, मैं चाहता हूं आपसे उनका शेयर मैं करूं। पहला प्रश्न तो यह है कि जब वारंट प्रवर्तन में तब तक रहता है जब तक उसका निष्पादन नहीं हो जाता, तो कुर्की और उद्घोषणा की क्या आवश्यकता है। अब आप खुद ही सोचिए, वारंट आज इशू हुआ, कितने दिन तक इंतजार किया जाए। एक बात हो गई। इसी बीच में मान लीजिए न्यायालय को एक खबर मिलती है कि अपनी संपत्ति तो हटा रहा है यहां से, उसने प्रॉपर्टी डीलर से कह दिया है कि आप बेच दीजिए। न्यायालय क्या करेगा? इंतजार करता रहे? वारंट को इफेक्टिव करने के लिए कुर्की और उद्घोषणा के प्रावधान है। एक बात हो गई। दूसरी बात, यह बहुत अच्छा प्रश्न है, वारंट कितनी बार जारी किया जा सकता है? सोचिए जरा। अगर आपसे कोई पूछे कि वारंट कितनी बार जारी किया जा सकता है, तो आप क्या कहेंगे? व्हाट विल यू से?